नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों। हमारे इस YouTube चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपना एक नया सब्जेक्ट मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस इसकी शुरुआत करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 होगा। दोस्तों, इसमें कई सारे वीडियो लेक्चर्स आएंगे, तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स के ड्यूरेशंस लंबे हो सकते हैं। ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि AKTU के अंडर में हमारा ये आने वाला है। और इसमें हम आज के पहले यूनिट की शुरुआत करेंगे और उसमें भी स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स और ये जो टॉपिक है हमारा स्टोन्स, इन सभी इसके बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। जब भी हम किसी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें उस सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस होने वाली है हमारे अपने इंजीनियरिंग फील्ड में, उनके एप्लीकेशंस में। तो दोस्तों, इसमें स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। द स्टडी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल is a crucial aspect of civil engineering and construction, focusing on understanding the properties, application and sustainability of materials used in the construction industry. दोस्तों, जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग है, इसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। और इसमें हम अगर बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रोफिशिएंसी अगर हम कर लेते हैं, अगर हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तो कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल हमें यूज करना सूटेबल होगा, कितनी क्वांटिटी में यूज करना सूटेबल होगा, इत्यादि चीज़ों की हम जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और हमारे बजट भी कम आता है, जिसके लिए सिविल इंजीनियर्स को नियुक्त किया जाता है। इसमें हम लोग किसी भी बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी कि उसका स्ट्रेंथ हुआ और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उस बिल्डिंग मटेरियल का क्या एप्लीकेशन होने वाला है हमारे डेली लाइफ में, हमारे सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन में, हम उस एप्लीकेशन को देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी, यानी कि वो हमारा सस्टेनेबल है कि नहीं, इसके वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल तो नहीं है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, आइए। सबसे पहली, मटेरियल प्रॉपर्टीज। स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कोई भी मटेरियल हुआ, हमें उसका सिलेक्शन करना होता है, तो उससे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे वर्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी। जैसे कि जिनमें आता है स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे पैरामीटर्स को वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं वो मटेरियल, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, और वो भी रेजिस्टेंस किसके विरुद्ध, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के प्रति, वह कितना जो है। जैसे कि वेदरिंग में कई सारे हमारे मटेरियल्स हो जाते हैं कि पानी पड़ता है वो ख़राब हो जाते हैं कई सारे, तो उनको जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। सेकंड होता है मटेरियल सिलेक्शन। हम आइडेंटिफाइंग सुटेबल मटेरियल्स फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पज बेस्ड ऑन कॉस्ट, परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। हमें जब भी हमारे यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन होता है तो यह सबसे पहले देखा जाता है कि वह कंस्ट्रक्शन किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, और उस पर्पज के अकॉर्डिंग उसके जितना हमारे पास कॉस्ट है, उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें उससे क्या क्या चाहिए परफॉर्मेंस, वो
और हमारे आसपास उस मटेरियल की कितनी अवेलेबिलिटी है, इसके आधार पर हमारे पास जो भी सूटेबल मटेरियल होगा वो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, और जिसकी स्टडी मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के अंतर्गत हम लोग, ये एक बीएमसी भी है इसका दूसरा नाम, इसके अंदर हम लोग करते हैं। तीसरा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इनोवेटिव मटेरियल्स, एक्सप्लोरिंग एडवांसमेंट्स लाइक स्मार्ट मटेरियल्स, कंपोजिट्स एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। क्या है कि जिस तरह से हमारा औद्योगिकरण शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन जो भी रॉ मटेरियल्स हैं इनके, बिल्डिंग मटेरियल्स के, इनका बहुत ही अधिक दोहन हो जा रहा है, और ये मटेरियल आगे भी सुरक्षित रहें, इनका सही से उपयोग हो, इसलिए कुछ स्मार्ट नए नए इनोवेशंस किए जाते हैं। काफ़ी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जैसे IITs हुआ, NITs हुआ, और बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो इसमें हम लोग स्मार्ट मटेरियल्स इनकी खोज करते हैं, उनको कई सारे मटेरियल्स आपस में मिला करके, और वो हमारे इको फ्रेंडली भी हों, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को ये इफ़ेक्ट न करें। इसकी खोज भी हम लोग इनोवेटिव मटेरियल्स, ये कब होगा, जब हमें बिल्डिंग मटेरियल्स का ज्ञान होगा। चौथा पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी। होता क्या है कि emphasizing sustainability and recycled materials to align with global efforts in reducing carbon footprint in constructions। जब भी हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जैसे हमने कई सारी मशीनें चला रहे हैं, इसके अलावा हमारे धूल उड़ रहे हैं कई सारी, तो इससे इन्वायरमेंट को ये इफ़ेक्ट करता है। इस इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट को बचाने के लिए हम सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज करते हैं और सस्टेनेबल मेथड्स का, तो जिसकी स्टडी हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स या फिर इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस, इवेल्युएटिंग हाउ मटेरियल परफॉर्म्स अंडर वेरियस स्ट्रेसेस एंड कंडीशंस टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स। जब भी हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि हमें ये कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के पर्पस से किसी काम को करना है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं। अब उस डिज़ाइन करने के बाद जो है हमारे डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई कमरा है ये, तो इस कमरे के डिफरेंट पॉइंट्स पर कौन कौन से स्ट्रेसेस वर्क कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से स्ट्रेसेस वर्क कर रहे हैं, कौन सा इसके अकॉर्डिंग मटेरियल लगेगा, इसकी निर्धारण हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो वही कह रहा है, इवैल्यूएटिंग हाउ मटेरियल परफॉर्म्स अंडर वेरियस स्ट्रेस एंड कंडीशंस। हमारे साइट पर जो भी कंडीशंस होंगी और जो भी स्ट्रेस आएंगे, क्या वो हमारा मटेरियल उसको सस्टेन कर पाएगा, तो इसकी स्टडी हम लोग स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस के अंतर्गत करते हैं। नाउ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इकोनॉमी कहीं ना कहीं सबसे एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि हमारे पास कितनी आखिर पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो एक्सेसिंग कॉस्ट एफिशिएंसी एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स टू अचीव इकोनॉमिक फैसिलिटी इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अब देखिए क्या होता है कि गांव का मिस्त्री कहीं ना कहीं हमसे कंस्ट्रक्शन के मामले में कहीं ना कहीं एक बार अच्छा हो जाता है, लेकिन इंजीनियर को क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो कम पैसे में ऑप्टिमम आउटपुट दे सके। तो उसके लिए हमें उसकी इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करना होगा, और ये एक तरह से क्वांटिटी सर्वे के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके लिए बिल्डिंग मटेरियल्स का ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है। ये हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, आजकल मार्केट में कई सारी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंपैटिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स विद मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स। जो भी हमारे प्रचलन में कंस्ट्रक्शन के मेथड्स चल रहे हैं, और इसके अलावा जो नए नए मटेरियल्स, जो नए नए कंस्ट्रक्शन मेथड्स आ रहे हैं, तो उनकी कंपैटिबिलिटी को, कि ये हमारे मटेरियल्स उसके साथ कैसे सूटेबल रहेंगे,
इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, familiarity with local and international codes, standards and specification for the use of building materials। जब आपको आपके जो लोकल हैं या फिर इंडियन या फिर इंटरनेशनल कोड्स का ज्ञान होगा, उनके स्टैंडर्ड्स का, और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस के लिए डिफरेंट मटेरियल्स को इन्होंने रिकमेंड किया है। तो जब आप उससे फेमिलियर रहेंगे तो आप जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन के टाइम कैसे उसको अच्छे से उसके प्रति फेमिलियर हो जाना है, कैसे हम लोग उसका सूटेबल यूज कर पाएंगे, उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग कम से कम कॉस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिल्डिंग की एज हो, सुंदर दिखे, तो इसके लिए हमें बिल्डिंग मटेरियल्स का ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल। अब क्या होता है कि मेथड्स टू टेस्ट एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। हम सभी क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है और काफ़ी सारे मटेरियल जो है बर्बाद चले जाते हैं, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कारण सड़कें जो टूट जा रही हैं, बिल्डिंगें ढह जा रही हैं। तो इसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल करना होता है, और उस क्वालिटी कंट्रोल के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज एप्लीकेशंस, नॉलेज ऑफ मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन लाइक थर्मल इंसुलेशन, एकॉस्टिक कंट्रोल एंड फायर रेजिस्टेंस। नॉर्मल सी बात है, जब भी हम मानते हैं कि अपना घर और ही बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि हमारा घर काफ़ी सुंदर दिखे। इसके अलावा हमारे ये भी हम चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में अधिक हमें एसी कूलर ये सब ना चलाना पड़े, हमारी घर की डिज़ाइन ही ऐसी हो कि वो इन सबको कंट्रोल कर ले। इसके अलावा कई बार आग लगने का भी खतरा होता है, नॉर्मल सी बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके खिलाफ जो प्रतिरोध रहे वो भी हमारे बिल्डिंग का अच्छा रहे। इसीलिए हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स का ज्ञान रहेगा, तो इसमें हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेंगे। बाय स्टडी बिल्डिंग मटेरियल्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, बाय स्टडिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट कैन इंश्योर structures are safe, durable, efficient and environmentally responsible। बिल्डिंग मटेरियल्स की स्टडी करने के बाद जो भी हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो इस बात को इंश्योर कर पाते हैं कि जो भी वो स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं वो सेफ है, ड्यूरेबल है, एफिशिएंट है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। द इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। होता क्या है कि हमें इकोनॉमी का तो ध्यान रखना ही रखना है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है बिल्डिंग मटेरियल का, वो इन्वॉल्व करता है किस किस चीज़ों को एनालिसिस करने में, कॉस्ट को, कौन से हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स में उनके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो रही हैं, उनके क्या कॉस्ट पड़ेंगे, हमारा वो मटेरियल जो हम चूज़ करना चाहते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं, वो इको फ्रेंडली है भी या नहीं। इसके अलावा वो हमारा बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी अधिक टाइम तक यूज होता रहे, उसमें दरार डिफेक्ट ना आए कोई भी। तो इन सब के लिए हमें इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल की स्टडी करनी ज़रूरी होती है। दिस हेल्प्स ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट बजट, इन्हेंस रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इंश्योर इकोनॉमिक विजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की। देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग अगर हमें बिल्डिंग मटेरियल के इकोनॉमिक्स की जानकारी होगी तो इससे हमें क्या क्या मदद मिलेगी। ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट बजट्स, हमारा जो भी प्रोजेक्ट बजट आया है उसको हम किस तरह से यूज कर सकें। इन्हेंस रिसोर्स एफिशिएंसी, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं
उनसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, एंड इंश्योर द इकोनॉमिक विजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक विजिबिलिटी है उसको हम लोग ध्यान में रख सकें। की एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड, मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। एक और चीज़ बता दें कि इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। इनिशियल कॉस्ट, द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल विच ऑफन कंस्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। जब भी किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले मटेरियल खरीदना होगा उस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। तो उस मटेरियल को खरीदने में हमारा जो कॉस्ट लगेगा वो हमारा इनिशियल कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उस मटेरियल को उस डीलर के पास से अपने कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने में जो भी कॉस्ट लगेगा वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंतर्गत हो जाएगा। एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद डिलीवरिंग मटेरियल्स टू द कंस्ट्रक्शन साइट। और लोकल वर्सेस इम्पोर्टेड मटेरियल, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स आर ऑफन चीपर while imported ones can add significant cost due to taxes, duties and transport। यही बात की गई है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी अपने बिल्डिंग मटेरियल्स को मंगवा रहे हैं वो अपने लोकल एरिया से मंगवाएं, क्योंकि अगर हम कहीं भी किसी भी दूर से अगर उस मटेरियल को मंगवा रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सेस ये सब तो इनका कॉस्ट लगना ही लगना है। सेकंड, लाइफ स्टाइल कॉस्ट। उसमें क्या आएगा हमारा ड्यूराबिलिटी एंड मेंटेनेंस। लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स विद लो मेंटेनेंस नीड रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। अगर हम ऐसे मटेरियल्स का यूज अपने कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं जो कि लंबे समय तक चलें और उनको मेंटेनेंस की नीड्स कम हो तो वो हमारे ओवरऑल कॉस्ट को घटा देता है। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी। Materials that improve thermal performance like insulation can lower operational cost। अगर हम ऐसे मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं जो इंसुलेटिंग हो, हमारे जो भी आसपास के वेदर के हिसाब से वो हमें राहत दें उसके अंदर रहने वाले इंसानों को, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है कॉस्ट को रिड्यूस ही करने वाला है। क्योंकि उसके बाद जो उस मटेरियल का लगाने के बाद हमें अपने बिल्डिंग में आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स जैसे कि पंखे, कूलर, इन सब का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तो इससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ लो क्वालिटी मटेरियल्स कैन इंक्रीज लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। अगर आप घटिया मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे मटेरियल्स का जिनको बार बार बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ रहा है तो उससे आपके लॉन्ग टर्म में होने वाले खर्चे जो काफ़ी बढ़ जाएंगे, जो कि ओवरऑल एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा। थर्ड पॉइंट, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आता है मटेरियल यूटिलाइजेशन, मिनिमाइज वेस्टेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, रिड्यूस कॉस्ट। अगर हम जो भी वेस्टेज होते हैं अगर हम उन्हें किसी भी तरह से उनको कम करने में कामयाब हो पाए तो ये हमारे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर देगा। नेक्स्ट, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। यूजिंग रिसाइकल्ड एंड रिक्लेम्ड मटेरियल्स कैन बी मोर इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। जो जैसे कि हमारे कोई बाप दादाओं का जो है पुराना घर है, हम उसे दोबारा तुड़वा कर फिर से मेंटेनेंस उसका करवाना चाहते हैं या फिर उसको दोबारा से तुड़वा करके एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है उनमें से छड़ निकलेंगी, उनमें से ईंटें निकलेंगे। तो उन सब का हम दोबारा अगर अपने यूज़ कर लें तो वो एक तरह से रीयूज हो जाएंगी और हमें उतने मटेरियल्स को खरीदना नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो भी दीवारें निकली हैं उन्हें पार्टीशन वॉल्स में लगा दें, उनका हम बैक फिलिंग कर सकते हैं अपने फ्लोर्स में। तो इन सब में
हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट फैक्टर्स। इसमें क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। प्राइस ऑफ मटेरियल फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। जैसे कि जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन का जो है नॉर्मली जो है लोग अधिकतर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं ठंडियों के मौसम में, तो इस टाइम क्या होता है कि मटेरियल जो महंगे हो जाते हैं, और बाकी गर्मियों में चूँकि दरारें और आ जाती हैं, काफ़ी जो है जो हमारी मैन पावर है उनकी एफिशिएंसी घट जाती है, इसलिए गर्मियों में अधिकतर लोग बचना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन से, जिससे उस समय मटेरियल सस्ते मिलते हैं। तो ये मार्केट फैक्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल वेरिएशन। Availability and pricing of materials like brick and cement can vary seasonally। जैसा कि आपको बताया कि मार्केट सीजन्स के हिसाब से कुछ महीनों में कंस्ट्रक्शन काफ़ी अधिक होता है, कभी कभी जो एकदम रुक जाता है। तो जब अधिक होगा तो चांसेस हो सकते हैं कि हमारे जो बेसिक मटेरियल्स हैं जैसे कि ब्रिक्स और सीमेंट, इनकी अवेलेबिलिटी ना हो पाए टाइम से, या फिर हो भी तो काफ़ी जो है महंगे रेट पर, तो ये उसके प्राइस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट सब्सिडाइज, ट्रैफाइज एंड टैक्स स्ट्रक्चर इम्पैक्ट मटेरियल कॉस्ट। भाई गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा दी उन मटेरियल्स पर या फिर अदर फैक्टर्स हुए तो वो भी मटेरियल के कॉस्ट को इम्पैक्ट करने वाला है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन मटेरियल्स। जो भी these eco-friendly materials, these often have higher initial cost but after long term economic and environment benefit। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर हम इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं तो वो शुरुआत में महंगा पड़ेगा, ये सच बात है, लेकिन बाद में आपको अदर अलग से रिसोर्सेज जो हम लगाते हैं, पंखा हुआ, कूलर हुआ, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हमारे लॉन्ग टर्म में हमें सस्ता ही देने वाले हैं और इन्वायरमेंट को भी ये बेनिफिट करते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी सेविंग्स। सस्टेनेबल मटेरियल्स कैन लोअर एनर्जी कंजप्शन इन बिल्डिंग्स, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। जैसा कि हमने बताया कि ये जो आपको लंबे समय में आपको इकोनॉमिक ही बनाने वाली है, और ये जो भी मटेरियल्स होते हैं इनमें एनर्जी कंजप्शन बिल्डिंग में काफ़ी कम हो जाता है इससे। ठीक। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स। बजट प्लानिंग, प्रॉपर सिलेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स प्रिवेंट बजट ओवररन्स। अगर हम अच्छे से बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उनका सिलेक्शन और एस्टिमेशन करते हैं, तो जो कभी होता है कि कंस्ट्रक्शन में हमारा पैसा कम पड़ गया, तो ये उस वक्त नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कंपेयरिंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन कॉस्ट, परफॉर्मेंस एंड लाइफ स्पान टू चूज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। हमें क्या होता है कि अगर हम कई सारे मटेरियल्स को जो कि सेम वर्क कर रहे हैं, अगर हम उनका एनालिसिस करते हैं, उनके कॉस्ट के बिहाफ पे, उनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, उनकी कितनी लाइफ होने वाली है, तो इससे हमें काफ़ी जो है इकोनॉमिकल ऑप्शन जो है चुनने को मिलता है। और ये कैसे होगा, जब हम अच्छे से बिल्डिंग मटेरियल्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, रीजनल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट्स। लोकल मटेरियल्स। प्रमोटिंग लोकल मटेरियल्स कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड सपोर्ट रीजनल इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर आप अपने आसपास से बिल्डिंग मटेरियल्स को मंगवाते हैं तो इससे आपको ट्रांसपोर्टेशन और बाकी टैक्सेस से काफ़ी ज़्यादा बचत मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको तो फ़ायदा पड़ेगा ही, आपको सस्ता पड़ेगा ही, इसके अलावा जो आपके आसपास की जो इकोनॉमी, आपके आसपास की जो अर्थव्यवस्था है, वो इससे इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स सच एज इन्फ्लेशन एंड ट्रेड पॉलिसीज इन्फ्लुएंसेस मटेरियल प्राइसिंग। जो हमारे वैश्विक जो हमारा ट्रेंड है अर्थव्यवस्था का है, वैश्विक अर्थव्यवस्था,
जब उन पर प्रभाव पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली इन सभी के, या फिर अगर उनकी पॉलिसीज में कुछ व्यापार में चेंज हो रहा है, किसी देश की गवर्नमेंट ने उसको वहाँ के टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, तो इन सब से हमारी मटेरियल की जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस होने वाली है। अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है, ये इतना जितना भी हमने पढ़ा। द इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज अबाउट बैलेंसिंग क्वालिटी, कॉस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, वो किसके बारे में है? बैलेंसिंग क्वालिटी, कि हम अपने क्वालिटी को मेंटेन कर पाएँ, अपने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को। कॉस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, हमारा कॉस्ट जो है मेंटेन रहे, वो ओवर रन ना हो। सस्टेनेबिलिटी, वो हमारा इको फ्रेंडली रहे। तो इससे क्या होगा? टू इंश्योर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन। ठीक। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मटेरियल सिलेक्शन कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर हम अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छे से स्ट्रेटजी बना करके चलते हैं, कौन कौन से मटेरियल हमें यूज करने हैं और उसका जो भी फ़ायदा होने वाला है, तो इससे हमें ओवरऑल जो है बजट को कम करने में फाइनेंशियली सहायता मिलेगी और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो काफ़ी एफिशिएंट होगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने जो पहला टॉपिक है स्टोन का। देखिए, इस चक्कर में मत रहिएगा कि इसमें हम आपको जो भी बताने वाले हैं वो उनमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन इस सब्जेक्ट आपके एकेटीयू में फिर भी वो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस, और ये आपके उन चीज़ों को समझने के लिए भी, आगे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है उनको समझने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जिससे कि आपकी इंजीनियरिंग आसान हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक स्टोन को। स्टोन हैज़ बीन डिफाइंड एज द नेचुरल हार्ड सबस्टेंस formed from minerals and earth materials which are present in rock। देखिए होता क्या है, जैसे ये हमारा कोई रॉक है, ठीक। क्या कह रहा है? स्टोन हैज़ बीन डिफाइंड एज द नेचुरल हार्ड सबस्टेंस formed from minerals and earth materials which are present in rock। जो भी हमारा रॉक है, चट्टाने हैं, ये कुछ मिनरल्स से बनी होती हैं, ये कुछ मिनरल्स से बनी होती हैं। ये इनका केमिकल कंपोजिशन होता है, इसलिए ये हमें अक्सर दिखाई नहीं देता है, ये जो भी हमारे मिनरल्स हैं। और ये इन मिनरल्स से होकर के बना होता है और बाकी कुछ अर्थ मटेरियल्स से, और जब इनका डिसइंटीग्रेशन होता है तब हमें ये स्टोन्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक। आगे पढ़ते हैं। Rock may be defined as the portion of the Earth's crust having no definite shape and structures। जैसे ये जो हमारा अर्थ होता है, इसमें एक तो आता है आपका कोर, इसमें जो सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ये हमारा चट्टानों का बना होता है और इसी क्रस्ट के ऊपर जो हमारे समुद्र इत्यादि होते हैं, जिनमें कहा जाता है कि जो हमारा धरती है वो 30% है और जो हमारा वाटर है वो 70% है, वो भी इन्हीं क्रस्ट पर टिका होता है। अब ये क्रस्ट के जो भी मटेरियल्स होते हैं, इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, ठीक। तो वही कहा है, रॉक में बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी इसका एक पोर्शन है चट्टान, हैविंग नो डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कुछ मिनरल्स से मिलकर के बना होता है, तो उन मिनरल्स में जो जो केमिकल कंपोजिशन होगा उसके आधार पर हमारे चट्टाने और पत्थर जो है अलग अलग तरह के होंगे, उस केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो वही हमसे कह रहा है, ऑलमोस्ट ऑल रॉक्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड आर मेड अप ऑफ मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स।
मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो वही हमने कहा कि ये मिनरल से बना होता है और कुछ हमारे अर्थ के जो क्रस्ट होते हैं उनके और ऑर्गेनिक मैटर्स इन सब से बना होता है। ठीक। सम ऑफ द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर क्वार्टाइज, फेल्सपार, माइका, डोलोमाइट सी। हमारे मिनरल जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। तो इनमें से जो कुछ मुख्य हैं, काफ़ी फेमस हैं, उनका नाम है क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, डोलोमाइट। और भी काफ़ी तरह के बिल्डिंग काफ़ी मिनरल्स होते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग बाकी बाद में कर लेंगे। और ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपको आपका लिंक जो है इसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। जो हमारा स्टोन होता है वो मेनली 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जियोलॉजिकल, यानी कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिजिकल, जो भी चीज़ को हम छू लेते हैं, छू करके जिस चीज़ की पहचान करते हैं उसको टच करके या फिर, तो वो सारी चीज़ें फिजिकल के अंतर्गत आती हैं। और तीसरा होता है केमिकल। स्टोन को, पत्थरों को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, जियोलॉजिकल वे पे, फिजिकल और केमिकल वे पे। जियोलॉजिकल आधार पे हमारी चट्टानें 3 तरह की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें से एक एक की चर्चा हम डिटेल में आगे करने वाले हैं। फिजिकल रूप में हमारे चट्टानों का क्लासिफिकेशन अगेन 3 पार्ट्स में हुआ है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और फोलिएटेड रॉक्स। जो भी हमारा केमिकल कंपोजिशन है उसको आधार पे हमारा चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आर्जिलेशियस, सिलिशियस और कैल्सीरिशियस। ठीक। अब बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पर हमारी इसके अंतर्गत क्या लिखा है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ द फॉर्मेशन। यानी उन चट्टानों का, उन पत्थरों का निर्माण किस तरह से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसके आधार पर हमारा यह क्लासिफिकेशन किया गया है। द रॉक साइकिल शोन इन फिगर, ये रॉक साइकिल आपको इस फिगर में शोन हो रही है, अभी हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रॉक आर क्लासिफाइड एज इग्नियस, सेडामेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। जो कि हमने आपको बताया है यहाँ पर कि जियोलॉजिकल आधार पे आपको इग्नियस में क्लासिफाई किया गया है, सेडामेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक में। इसे हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसकी चिंता मत कीजिएगा। आइए समझते हैं लाइफ साइकिल को। होता क्या है कि ये आपका इधर ये आपका कोई पत्थर है, चट्टान है। अब इस चट्टान के नीचे ये जो हमारा क्रस्ट है, इसके आसपास से कहीं ना कहीं से ये यहाँ पर काफ़ी सारा मैग्मा यहाँ पर भरा हुआ है, इधर काफ़ी सारा मैग्मा। अब ये इसके ऊपर से जो भी प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर से जो भी प्रेशर लग रहा है, तो इन प्रेशर्स के कारण ये जो मैग्मा है ये ऊपर की ओर चला जाता है और छिद्रों से, इनके दरारों से बाहर होते हुए आसपास गिर जाता है। अब जब ये गिरता है तो गिरने के बाद जम जाता है और वही जमा हुआ जो है चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। अब इसे समझते हैं। जो हमारा मैग्मा होता है, जब ये मैग्मा बाहर निकल के ठंडा होता है, उसका क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलाइजेशन, तो बनता है हमारा इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, उसका अगर वेदरिंग और इरोजन होगा, आग्नेय चट्टानों का जब वेदरिंग और इरोजन होता है तो इससे बनते हैं हमारे सेडिमेंट्स। और वो सेडिमेंट्स जब कॉम्पैक्ट होंगे और जमेंगे एक जगह पे काफ़ी लंबे समय बाद, कहीं बाहर गिर करके, नदी नालों से बिखर उखर करके, तो हमारे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक या फिर परतदार चट्टानें। ये लेयर्स के रूप में होती हैं और जब इन पर काफ़ी हीट और हाई प्रेशर के कारण जब इनका डिफॉर्मेशन होगा, काफ़ी हीट और हाई प्रेशर के कारण, तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है ये सब चेंज हो जाएगा और इसके बाद जो बनेगा उसे कहते हैं हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। और वो मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक
और इग्नियस रॉक, ये तीनों जब मेल्ट होते हैं तो इस मेल्टिंग की क्रिया से वापस से बन जाता है हमारा मैग्मा। इग्नियस रॉक का अगर हीट और प्रेशर से डिफॉर्मेशन होगा तो भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, और मेटामॉर्फिक रॉक का अगर वेदरिंग और इरोजन होता है उससे सेडिमेंट्स बनते हैं, उस सेडिमेंट्स का वापस से कॉम्पैक्शन और डिफॉर्मेशन, कॉम्पैक्शन और वो होता है एक दूसरे के ऊपर लेयर्स के रूप में, तो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स वापस से बन जाते हैं। ठीक, ये था हमारा लाइफ साइकिल। नेक्स्ट अगली थिंग है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, अनस्ट्रेटिफाइड एंड इरप्टिव रॉक्स। जो इग्नियस रॉक के और कौन कौन से नाम से आपको एग्जाम में आ सकता है, इसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही बनता है। अनस्ट्रेटिफाइड यानी अपरतदार चट्टानें, क्योंकि इनको किसी भी एंगल से काटो इसमें आपको लेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे। और इरप्टिव रॉक आर ऑफ वॉल्केनिक origin and are formed as a result of solidification of molten mass lying below or above the earth surface। जो भी हमारा मोल्टेन मास या फिर मैग्मा होता है, जब ये जमता है, इनका सॉलिडिफिकेशन होता है, ये जम जाते हैं, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो फिर इन इग्नियस रॉक की उत्पत्ति होती है। और ये कहाँ जमते हैं, बिलो और एबव द अर्थ सरफेस। ये हमारे अर्थ सरफेस के बिलो भी जम सकते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर भी जम सकते हैं। द इनर लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस आर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर कॉजिंग द मासेस ऑफ सिलिकेट्स टू मेल्ट। जो भी हमारा ये अर्थ सरफेस की इनर लेयर है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर में होती है। जो हमारी ये मैग्मा होती है इसकी इनर लेयर, इसकी लगभग जो है 6000 डिग्री के आसपास इनमें टेम्परेचर यहाँ पर होता है, 6000 डिग्री के आसपास, जो काफ़ी हाई होता है। और ये चट्टानें पिघलती हैं और ये मैग्मा का स्वरूप धारण करती हैं। ठीक, दिस मोल्टेन मास कॉल्ड मैग्मा इज फोर्स्ड अप एज वॉल्केनिक इरप्शन। ये वॉल्केनिक जो भी अंदर धरती के अंदर उथल पुथल हो रही है मैग्मा के द्वारा, उसके वो जो है बाहर निकलता है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, और बाहर निकल के वह चट्टानों पर चारों तरफ फैल जाता है, वेयर इट सॉलिडिफाई एंड फॉर्मिंग बेसाल्ट एंड ट्रैप। दीज आर नोन एज डिफ्यूजन रॉक्स। जो भी हमारे से ये बाहर निकल करके सरफेस पर जम गए और इसलिए इनको, इन चट्टानों का जो नाम होता है वो होता है बेसाल्ट एंड ट्रैप, जो कि हमारे इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए होता क्या है, ये हमारी चट्टानें हैं, यहाँ पर धरती के नीचे भी इनका विस्तार हुआ है, धरती के नीचे इनका विस्तार हुआ है इन चट्टानों का, यहाँ पर हमारी मैग्मा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे दरारें कई सारे होती हैं, कई सारी दरारें ऐसे यहाँ पर, तो ये मैग्मा इन दरारों के रास्ते ऊपर जाने वाला है। अब क्या होगा कि कुछ कुछ जो है यहीं पर जो है इसके नीचे अर्थ सरफेस के नीचे ही कम हाइट पर जम जाएंगी, और कुछ कुछ थोड़ी डीप हाइट तक जमेंगी। कुछ कम हाइट पे जमेंगी, इनका सॉलिडिफिकेशन होगा, और कुछ का और डीप हाइट पर। तो जो ये कम हाइट पर सॉलिडिफिकेशन जो हो रहा है, इनको कहते हैं, इस रॉक का जो स्पेशल नाम होता है उसे कहते हैं हाइपोबैसल। हाइपोबैसल, हाइपो, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, हाइपोबैसल, हाइपोबैसल रॉक। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर डीप हाइट पर जमी है, काफ़ी गहरी हाइट पर, तो इन गहरी वाली हाइट पर जो भी जमी है इग्नियस रॉक्स, उनको हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। और जो हमारी सरफेस पर जमी है, ये यहाँ पर सरफेस पर, इनको कहते हैं इरप्टिव रॉक। ठीक, नाउ
इसके जो एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के, बेसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट, डोलेराइट, गैब्रो etc. अब on the basis of cooling of magma, igneous rocks are 3 types. कौन कौन से 3 टाइप हैं? इफ्यूजिव रॉक, प्लूटोनिक रॉक, हाइपोबैसल रॉक। जो हमारी इफ्यूजिव रॉक होती हैं ये अर्थ के सरफेस पर जमती हैं। जो हमारी प्लूटोनिक रॉक होती हैं वो काफ़ी अर्थ के सरफेस के नीचे काफ़ी गहराई में इनका जमा होता है। और हाइपोबैसल रॉक का कहाँ जमा होता है? अर्थ की सरफेस की गहराई में कम गहराई पर। और इनके जो एग्जाम्पल हैं फ्यूजिव रॉक के बेसाल्ट एंड ट्रैप। प्लूटोनिक रॉक के एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे ग्रेनाइट, साइनाइट, डोलेराइट एंड गैब्रो। और हाइपोबैसल रॉक के जो एग्जाम्पल हो जाते हैं वो होते हैं डोलेराइट, इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ में ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है और तीसरे नंबर पे ये आता है। इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये काफ़ी चट्टानें दबाव में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रेशर झेल करके इनका जमा होता है। तो प्लूटोनिक रॉक्स काफ़ी अधिक स्ट्रेंथ की होती हैं, हाइपोबैसल रॉक्स उससे कम स्ट्रेंथ की होती हैं और इफ्यूजिव रॉक्स इससे सबसे कम स्ट्रेंथ की होती हैं इन सभी में। लेकिन इग्नियस रॉक्स जो भी होती हैं ये इनका स्ट्रेंथ अधिक होता है। जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है वो आता है सेडामेंट्री रॉक्स, यानी परतदार चट्टानें जो लेयर बाय लेयर जमती हैं। सेडामेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, परतदार चट्टानें। द वेरियस वेदरिंग एजेंट्स एग्जाम्पल रेन, सन, एयर, फॉरेस्ट etc. ब्रेक अप द सरफेस ऑफ अर्थ। होता क्या है कि ये हमारी चट्टानें हैं, अब इस पर सूरज की गर्मी पड़ ही रही है, धूप बारिश हो ही रही है, इसके अलावा इसके अंदर दरारें भी हैं, तो इनमें पानी पहुंच करके ठंडियों के मौसम में क्या हो जाता है कि इनमें बर्फ़ जम जाती है। और जब बर्फ़ जमेगी तो ये अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी और इसके सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो इन सारे वेदरिंग एजेंट्स के कारण ये जो चट्टानें हैं ये धीरे 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 टूट करके जमती चली जाती हैं, टूट करके एक के ऊपर एक रखी चली जाती हैं। और काफ़ी लंबे समय बाद यही चट्टानें एक चट्टान का रूप ले लेती हैं। ये जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं ये एक चट्टान का रूप ले लेते हैं और इन्हीं को कहते हैं परतदार चट्टानें या फिर सेडामेंट्री रॉक्स। और जब इन पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो यही फिर आगे चल के मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, तो द वेरियस वेदरिंग एजेंट्स एग्जाम्पल रेन, सन, एयर, फॉरेस्ट यानी कि बर्फ etc. ब्रेक अप द सरफेस ऑफ अर्थ, वो अर्थ के सरफेस को तोड़ देते हैं। रेन वाटर कैरीज वाटर डाउन दीज ब्रोकन पीसेस इनटू द रिवर्स। जब हमारा बारिश का मौसम आता है तो आप देखते होंगे कि बारिश के साथ साथ कई सारे कंकड़ पत्थर चले आ रहे हैं, तो वो जो है इन ब्रोकन पीसेस को रिवर्स में चली देती हैं। एज द रिवर्स डिसेंड डाउन टू द प्लेन्स, जब हमारी नदी चट्टानों से प्लेन एरिया की तरफ चलती है, द वेलोसिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली, उनकी जो वेग है वो धीरे 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 कम होने लगता है जब प्लेन एरिया में पहुंचती है। एंड द सेडिमेंट्स यानी कि जो भी वो पार्टिकल्स हैं, डिसइंटीग्रेटेड रॉक पीक्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब इन द वाटर सेटल। प्लेन एरिया में आने पर हमारा जो एलिवेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर वेलोसिटी धीरे हो जाती है और ये जो भी पार्टिकल्स साथ आ रहे थे पहाड़ों से वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना चालू हो जाते हैं। और सीजनल वेरिएशन के कारण ये जो भी सेडिमेंट्स हैं वो एक के ऊपर एक लेयर्स अपनी बनाते चले जाते हैं और टाइम के साथ साथ ये सेडिमेंट्स जो होते हैं वो कंसोलिडेट होकर के कंसोलिडेट इन हॉरिजॉन्टल बेड्स, जो हमारी हॉरिजॉन्टल बेड्स होती हैं यानी सरफेसेस होती हैं नदियों के, उन पर ये कंसोलिडेट हो जाते हैं, जम जाते हैं और ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओवरलेइंग मटेरियल्स, और जो जो मटेरियल्स उस पर आ रहे हैं
उनके प्रेशर के कारण और काफ़ी सारे और प्रेशर के कारण, वाटर के प्रेशर के कारण, इन सब के कारण उनका लंबे समय में जमाव हो जाता है और सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे जिप्सम, मैग्नेसाइट, डोलेमाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ईटीसी। इसके जो तीसरे एग्जाम्पल तीसरा क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी रूपांतरित चट्टानें जिनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडामेंट्री रॉक्स। इनका जो निर्माण होता है वो या तो इग्नियस चट्टानों से होता है, आग्नेय चट्टानों से, या फिर सेडामेंट्री रॉक से होता है, पृथ्वी चट्टानों से होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स, टेम्परेचर चेंजेस, लिक्विड प्रेशर्स, ईटीसी। अर्थ के मूवमेंट के कारण, टेम्परेचर के चेंज हो जाने के कारण, या फिर लिक्विड प्रेशर के कारण, जो कि हमारे वाटर से रिवर्स में होता है, तो इसके कारण जो हमारा चट्टान बनता है, चट्टान की काया पलट जाती है, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। द रिजल्टेंट मास may have a foliated structure. एग्जाम्पल स्लेट, foliated मतलब दानेदार। एग्जाम्पल स्लेट, नीज, सिस्ट एंड फाइलाइट और नॉन foliated structure like marble, quartzite एंड serpentine। आप सभी के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लाए हैं कि कौन कौन से रॉक से बदल करके कौन से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। इनमें ओरिजिनल रॉक्स की लिस्ट दी गई है और यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स की। सबसे पहले ग्रेनाइट और साइनाइट, इन दोनों का जब रूपांतरण होता है तो बनता है हमारा नीच। सैंड स्टोन से बनता है क्वार्टजाइट। हमारे लाइम स्टोन से बनता है मार्बल सिस्ट। मार्ल से बनता है मार्बल। शेल से बनता है शेल सिस्ट फाइलाइट। मड स्टोन से बनता है स्लेट। डोलोमाइट से बनता है मार्बल। डोलेराइट और बेसाल्ट से बनता है सिस्ट। और फेल्साइट और टप से बनता है सिस्ट और स्लेट। नाउ दूसरा क्लासिफिकेशन जो था वो था हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर रॉक्स को कहाँ क्लासिफाई किया जा सकता है, किस किस में, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक्स में। ठीक, स्ट्रेटिफाइड से क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स शो डिस्टिंक्ट लेयर along with the rocks can be split, यानी कि स्ट्रेटिफाइड लेयर्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर होते हैं और उनको एक काटने पर जो है उनका जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमें कई सारे लेयर्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। द एग्जाम्पल्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, स्लेट, मार्बल, ईटीसी। जो सेकेंड हमारे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, these rocks do not show any stratification and cannot be split into thin layers, यानी कि इनको थिन लेयर्स में नहीं बांटा जा सकता, ये लेयर बाय लेयर नहीं होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स आर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, ईटीसी। तीसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन का फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली अ डेफिनेट डायरेक्शंस, यानी कि फोलिएटेड रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिनमें जो एक किसी डेफिनेट डायरेक्शन में ही वो कट हो सकती हैं, ऐसे कुछ रॉक्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक हैव अ फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट फॉर क्वार्टजाइट एंड मार्बल विच हैव ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यानी कि जिनमें दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जैसे क्वार्टजाइट और मार्बल, इनको छोड़ करके जो हमारे अधिकतर मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। जो हमारा थर्ड आता है वो होता है बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। द रॉक में बी क्लासिफाइड एज आर्जिलिशियस, सिलिशियस एंड कैलकेरियस रॉक्स, यानी कि मृतिका में चट्टान, सिलिका में चट्टान और चूना में चट्टान, यानी कि जो क्ले मटेरियल से बनी हो, जो सिलिका से बनी हो और जो कैल्शियम से बनी हो, जिनमें मैक्सिमम ये कंपोजिशंस हो। आर्जिलिशियस रॉक्स, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज क्ले Al2O3. The rock are
hard and brittle. The examples are slate, laterite, etc. ये जो भी रॉक्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, और इनमें जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो क्ले होता है. दूसरा, सिलिशियस रॉक. द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स इज सिलिका, SiO2. एग्जाम्पल सैंड. सिलिशियस रॉक्स में मैक्सिमम जो कंपोनेंट होता है वो सैंड का होता है. द रॉक आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल. ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होती हैं. अधिकतर ये राजस्थान साइड में देखने को मिलती हैं. द एग्जाम्पल आर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्टजाइट, नीज, साइनाइट, etc. थर्ड इज कैलकेरियस रॉक, जिनमें अधिकतर चूना में चट्टानें होती हैं. द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज लाइम, चूना होती है. द एग्जाम्पल्स आर लाइम स्टोन, मार्बल, डोलेमाइट, etc. ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन. अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. फर्स्ट इज अपीयरेंस. फॉर फेस वर्क इट शुड हैव फाइन कॉम्पैक्ट टेक्सचर. लाइट कलर्ड स्टोन इज प्रेफर्ड एज डार्क कलर्ड आर लाइकली टू फेड आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जो भी हमारे बिल्डिंग वर्क होते हैं उनमें हम मैक्सिमम स्टोन्स इसलिए भी यूज करते हैं कि ये हमारी देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं, और हम लाइट कलर स्टोन, हल्के कलर के पत्थरों का अधिक जो है प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर्स, क्योंकि वो डार्क कलर्स टाइम के साथ साथ जो है उनकी जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है. सेकेंड, स्ट्रक्चर. A broken stone should not be dull in appearance and should have uniform texture, free from cavities, cracks and patches or of loose or soft materials. जो हमारा स्टोन है वो टूटने पर डल अपीयरेंस नहीं होना चाहिए, भद्दा नहीं दिखना चाहिए. इसके अलावा उसका टेक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए. ये फ्री फ्रॉम कैविटीज़ होना चाहिए, इनके अंदर छिद्र नहीं होने चाहिए, क्रैक्स नहीं इसके अंदर आना चाहिए, और ये सॉफ्ट मटेरियल्स के इस पर वो ना हो. स्ट्रेटिफिकेशन शुड नॉट बी विजिबल टू नेक्ड आइज. हमारे नंगी आंखों से ऐसा ना दिखे कि ये कई लेयर्स में है, इससे अपीयरेंस खराब होता है. तीसरा, स्ट्रेंथ. अ स्टोन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. अ स्टोन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल to withstand the distinguished action of weather. ये वेदर कंडीशंस के अगेंस्ट जो है स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना चाहिए. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग इज प्रैक्टिस रेंज बिटवीन 60 से 200 न्यूटन पर mm. और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके बीच होनी चाहिए. नेक्स्ट, वेट. इट इज एन इंडिकेशन ऑफ पोरोसिटी एंड डेंसिटी. फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर सच एज डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स, etc. हैवियर स्टोन्स आर रिक्वायर्ड. जहाँ भी हमारे डैम्स और रिटेनिंग वॉल्स आते हैं इन पर काफ़ी अधिक लोड आता है, जिसके कारण हमें इन जगहों पर भारी स्टोन्स की ज़रूरत होती है. वेयर एज फॉर आर्चेस, वॉल्स, डोम्स, etc. लाइट स्टोन में बी द चॉइस. यहाँ इन स्थानों पर हम हल्के उसका यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस. दिस प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लोर्स, पेवमेंट्स, एप्रॉन्स ऑफ ब्रिजेस. जो हमारी हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है और टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों का हम लोग जो मेनली यूज करते हैं वो रोड्स के कंस्ट्रक्शंस और ब्रिजेस हुए कंस्ट्रक्शंस, और हम लोग के जो घरों के हैं वहाँ पर भी हम लोग इसको करते हैं. क्योंकि जब भी व्हीकल्स चलते हैं, लोग चलते हैं, तो उनमें घिसाव भी होता है और इम्पैक्ट लोड भी पड़ता है. तो दिस प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लोर्स, पेवमेंट्स यानी रोड्स, एप्रॉन्स ऑफ ब्रिजेस, etc. द हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द मो स्केल. हमारे जो भी स्टोन्स आते हैं उनकी जो हार्डनेस होती है, उनका जो जब भी हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो मो स्केल से करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टफनेस. द मेजर ऑफ इम्पैक्ट दैट अ स्टोन कैन विदस्टैंड इज डिफाइंड एज टफनेस. यानी कि कोई भी स्टोन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट लोडिंग झेल सकता है, इसका मेजरमेंट टफनेस को बताता है. जो स्टोन जितना ज़्यादा टफ होगा वो उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट लोड को सहन कर पाएगा और वह उतना ही ड्यूरेबल भी होगा.
द स्टोन शुड बी टफ व्हेन वाइब्रेटरी और मूविंग लोड्स आर एंटीसेप्टेड। जब भी हमारे वाइब्रेशन वाले लोड्स आते हैं या फिर मूविंग लोड्स आते हैं, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, तो हमारा स्टोन जो है वो उनको बर्दाश्त कर ले और उनको धरती पर हमारे जो सब्सॉइल्स होते हैं उन पर अच्छे से ट्रांसफ़र कर दें। नेक्स्ट, पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी डिपेंड्स ऑन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कूलिंग टाइम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। जो भी हमारी पोरोसिटी होती है वो मिनरल, कौन सा मिनरल कितनी मात्रा में मिला हुआ है, उनका कूलिंग टाइम क्या है और किस तरह से उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है। अ पोरस स्टोन डिसइंटीग्रेट्स एज द एब्जॉर्ब्ड रेन वाटर फ्रीजेस, एक्सपैंड एंड कॉस्ट क्रैकिंग। जो हमारा पोरस स्टोन होता है, जब उसमें रेन वाटर एब्जॉर्ब करता है वो और फ्रीज करके वो अपने आप को एक्सपैंड करता है और क्रैक हो जाता है, इस वजह से हम जितना ज़्यादा पोरोसिटी हमारी कम होगी, जितनी अधिक कम होगी, वो उतना ही अच्छा हमारा स्टोन माना जाएगा। नेक्स्ट, सीजनिंग। द स्टोन शुड बी वेल सीजनड। जो भी हमारा स्टोन होता है उनमें कुछ न कुछ जल अवश्य मौजूद होता है, तो उस जल को जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे सीजनिंग कहते हैं। और हमारा जो स्टोन है वो वेल सीजनड होना चाहिए, नहीं तो फिर उनमें डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, वेदरिंग। द रेजिस्टेंट ऑफ स्टोन अगेंस्ट द वियर एंड टियर ड्यू टू नेचुरल एजेंट्स शुड बी हाई। जो भी हमारे नेचुरल एजेंट्स हैं, जैसे कि रेन हुआ, धूप हुआ, इन सब के प्रति जो हमारी स्टोन की रेजिस्टिविटी है, वो हमारी वेदरिंग कहलाती है। नेक्स्ट, वर्केबिलिटी। स्टोन शुड बी वर्केबल सो दैट कटिंग, ड्रेसिंग एंड ब्रिंगिंग इट आउट इन द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज मे नॉट बी अनइकोनॉमिकल। हमारा जो भी स्टोन है, पत्थर है, वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसे किसी निश्चित डेफिनेट जो है शेप में उसको कट करें, उसकी ड्रेसिंग करें या फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह तक लाएं, तो वो अच्छे से ये प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए, वह कार्य करने योग्य हो जाना चाहिए। और इस प्रोसेस में जो भी लगने वाला इनकम होता है वो बहुत ही ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो जाए। नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंट। Stones should be free from calcium carbonate, oxide of iron and minerals having different coefficient of thermal expansion। अगर ये होगा, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी तो हमारा स्टोन जो होगा वो काफ़ी जल्दी जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ऐसा स्टोन जो है सही नहीं होता है। इस स्टोन, गुड ब्रिक स्टोन का जो लास्ट पॉइंट है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। The specific gravity of most of the stones should be lies between 2.3 to 2.8। यह जितनी अधिक होगी वह उतना ही अच्छा होगा। तो यहीं तक हम रखते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। अगले लेक्चर से हम ब्रिक्स को स्टार्ट करेंगे और आप जो है हमारे इस YouTube चैनल को गेट गाइडेंस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस PDF की जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। थैंक यू।